अब जब लुसेटा को समझ में आ जाती है कि कास्टर ब्रिज को छोड़ना तो अब पॉसिबल नहीं रहा, क्योंकि मेरा हस्बैंड अब द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज है, सो वो हेंचर्ड को फिर से एक दफ़ा पैगाम पहुंचाती है और उससे वो एक बार फिर अपने पुराने लव लेटर्स की वापसी का मुतालबा करती है। इस पर हेंचर्ड को रियलाइज़ होता है कि उसके वो सारे के सारे लव लेटर्स तो उसके पुराने घर में ही पड़े हुए हैं, तो वो उन लव लेटर्स को लेने के लिए अपने पुराने घर यानी फारफ्रे को विजिट करता है और चुपके से वो लेटर्स हासिल कर लेता है। फिर वो जाने से पहले उन लेटर्स में से कुछ फारफ्रे को ऊंचा ऊंचा पढ़ के सुनाता भी है। जब वो लुसेटा के लेटर्स फारफ्रे को सुना रहा होता है तो लुसेटा ऊपर सीढ़ियों पर खड़ी ये सब सुन रही होती है और डर रही होती है कि अब हेंचर्ड ये रिवील कर देगा कि ये लेटर्स उसको किसने लिखे। लेकिन हेंचर्ड ऐसा नहीं करता और फारफ्रे को उस जर्सी वुमेन के 2-3 लेटर्स सुनाने के बाद वहां से चला जाता है। अगली सुबह लुसेटा हेंचर्ड को एक और लेटर लिखती है और उसमें हेंचर्ड को बोलती है कि मुझसे द रिंग में आके मिलो। जब वो दोनों द रिंग में मिलते हैं तो वहाँ पे लुसेटा हेंचर्ड से इस बात की भीख मांगती है कि प्लीज़ मुझ पे रहम खाओ और मुझे मेरे लेटर्स वापस कर दो, मेरी शादीशुदा ज़िंदगी को तबाह ना करो। लुसेटा की परेशानी देखकर हेंचर्ड उसको उसके लव लेटर्स वापस करने के लिए मान जाता है। जब लुसेटा हेंचर्ड से मिलकर घर वापस आती है तो क्या देखती है कि जोशुआ जॉब वहाँ पर ऑलरेडी उसका वेट कर रहा होता है। जोशुआ लुसेटा से रिक्वेस्ट करता है कि मैंने सुना है कि फारफ्रे को एक बिजनेस पार्टनर की ज़रूरत है, तो काइंडली आप उस बिजनेस पार्टनर के लिए मुझे रिकमेंड करें ताकि फारफ्रे मुझे अपना बिजनेस पार्टनर बना ले। लेकिन लुसेटा जो कि ऑलरेडी परेशान होती है वो जोशुआ को सीधा सीधा इनकार कर देती है और जोशुआ डिसअपॉइंट होकर वापस आ जाता है। जब वो वापस आता है तो वहाँ पर हेंचर्ड एक पैकेट लेकर उसका वेट कर रहा होता है और उसे बोलता है कि ये पैकेट जाकर मिसेस फारफ्रे को दे आओ। जोशुआ जॉब वो पैकेट लेकर निकल जाता है और लुसेटा के पास जाने की बजाय कास्टर ब्रिज के एक बहुत ही लोअर से शराब खाने में चला जाता है, जहाँ पर कास्टर ब्रिज की कुछ किसान विमेन और वो फर्मिटी विमेन भी मौजूद होती है। वो फर्मिटी विमेन वहाँ पर जोशुआ जॉब से उस पैकेट के बारे में पूछती है और जोशुआ जॉब जो ऑलरेडी उस पैकेट को खोलकर देख चुका था कि इसमें लेटर्स हैं, वो वहाँ पे सबको बता देता है कि इस पैकेट में लव लेटर्स हैं और फिर वो उन लव लेटर्स में से कुछ लेटर्स ऊंचे ऊंचे पढ़ के सबको सुनाता भी है। वहाँ सबके सामने रिवील हो जाता है कि ये लव लेटर्स लुसेटा के हैं जो कि उसने हेंचर्ड को लिखे थे। अब इन सब बातों के रिवील होने के बाद वो औरतें ये डिसाइड करती हैं कि ये एक गुड फाउंडेशन है एक स्किमिटी राइड के लिए। स्किमिटी राइड एक पुराना इंग्लिश त्यौहार होता था जिसमें दो लोगों के आपस में गलत ताल्लुकात को पब्लिकली डिसअप्रूव करने के लिए उनके पुतले बनाकर उनको पूरे टाउन में घुमाया जाता था और उन्हें जलील किया जाता था। अब वो किसान औरतें एक स्किमिटी राइड करवाना तो चाहती थी, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इतनी बड़ी रैली निकाल सकें, सो वो चंदा इकट्ठा करने लग जाती हैं ताकि सारा इंतज़ाम करने के बाद एक तरीके के साथ ये स्किमिटी राइड निकाली जाए। कास्टर ब्रिज के लोगों को खबर मिलती है कि शाही बग्गी उनके टाउन कास्टर ब्रिज से गुजरने वाली है, इसमें ऊंची ऊंची पर्सनैलिटीज इंक्लूडिंग पार्लियामेंट के मेंबर्स भी होंगे। सो फारफ्रे जो कि अब कास्टर ब्रिज का मेयर था, वो टाउन काउंसिल के साथ डिस्कस करता है कि किस तरह से उस शाही बग्गी का इस्तकबाल किया जाए। वहाँ पे हेंचर्ड आता है और हेंचर्ड भी रिक्वेस्ट करता है कि इस इस्तकबाल में उसको भी शामिल किया जाए, लेकिन फारफ्रे ये कहते हुए इनकार कर देता है कि हेंचर्ड अब क्योंकि काउंसिल का मेंबर नहीं है तो इस तरह से एक आम सिटीजन को शाही बग्गी के इस्तकबाल के लिए लेकर जाना शायद मुनासिब नहीं होगा। हेंचर्ड को काफ़ी बुरा लगता है, सो हेंचर्ड डिसाइड करता है कि वो अब अपने तरीके से उस शाही बग्गी का इस्तकबाल करेगा। जब शाही बग्गी आती है तो ड्रंकन हेंचर्ड उस शाही बग्गी के सामने खड़े होकर अपने हाथ से ही बनाया हुआ एक झंडा हवा में लहराने लगता है। फारफ्रे ये देखकर काफ़ी परेशान होता है और उसको लगता है कि हेंचर्ड कास्टर ब्रिज के लिए शर्मिंदगी का बायस बनेगा, सो वो हेंचर्ड को धक्के मारकर वहाँ से हटा देता है। अब हेंचर्ड फारफ्रे से पहले ही इतनी नफरत करता था, लेकिन फारफ्रे की ऐसी डायरेक्ट बेइज्जती उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। वो फारफ्रे को एक लेटर लिखकर ग्रैनरी में बुलाता है और जब फारफ्रे वहाँ पे पहुँचता है तो क्या देखता है कि हेंचर्ड वहाँ पर पहले से मौजूद है और उसने अपना एक हाथ अपनी पीठ पीछे बांधा हुआ है। हेंचर्ड फारफ्रे को बोलता है कि जो लड़ाई तुमने सुबह शुरू की थी
चलो उसको ख़त्म करते हैं। मैं क्योंकि ताकत में तुमसे ज़्यादा हूँ, सो मैंने अपना एक हाथ मान दिया है। मैं तुम्हारे साथ अपने एक हाथ से ही लड़ूंगा, ताकि बाद में तुम ये ना कहो कि मैंने चीटिंग की। हेंचर्ड क्योंकि ताकत में काफ़ी ज़्यादा होता है, सो वो आसानी के साथ फारफे को हरा देता है, और इवन एक पॉइंट पर उसके हाथ में पूरा कंट्रोल होता है कि वो फारफे की जान ले ले, लेकिन वो फारफे को छोड़ देता है। और जब फारफे वहाँ से जाता है तो हेंचर्ड को अपनी और फारफे की अच्छी यादें आना शुरू हो जाती हैं कि किस तरह एक टाइम पर वो एक दूसरे के कितने अच्छे दोस्त थे, और अब वक्त इतना बदल चुका है कि वो और फारफे इस तरह से लड़ रहे हैं। फारफे जब वहाँ से जाने लगा होता है तो एबल विटल उसको एक लेटर पकड़ाता है, जिसमें फारफे को अर्जेंटली साथ वाले टाउन वेदरब्यूरी में बुलाया गया होता है। ये लेटर फारफे के ही किसी वर्कर ने फारफे को झूठ मूठ का लिखा था, ताकि फारफे इस टाउन से बाहर चला जाए, क्योंकि उस वर्कर को पता था कि आज रात को स्किमिटी राइड होने वाली है। सो वो नहीं चाहता था कि कास्टरब्रिज का मेयर भी उस स्किमिटी राइड से अफेक्ट हो। फारफे जब वहाँ से चला जाता है तो स्किमिटी राइड शुरू हो जाती है। लुसेटा को जब शोर की आवाज़ आती है और लुसेटा बाहर की तरफ देखती है तो उसे पता चलता है कि ये एक स्किमिटी राइड चल रही है उसके और हेंचर्ड के खिलाफ, क्योंकि उन दोनों का पास्ट रिलेशन अब खुल चुका है। उस स्किमिटी राइड में लुसेटा और हेंचर्ड के पुतले बनाकर उन दोनों को डोंकी पर बिठाया गया था, और इस तरह से उनकी बेइज्जती की जा रही थी। जब हेंचर्ड को इस स्किमिटी राइड के बारे में पता चलता है तो वो लुसेटा का पूछने के लिए उसके घर में आता है। यहाँ पहुंचकर उसको पता चलता है कि लुसेटा ने इस स्किमिटी राइड की हद से ज़्यादा टेंशन ले ली है, और वो अब बिस्तर पर बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ी हुई है। डॉक्टर को बुलाया जाता है, जो कि ये मशवरा देता है कि जल्द अज जल्द फारफे को बुलाया जाए। अब लोगों को तो ये पता नहीं होता कि फारफे वेदरब्यूरी गया हुआ है, सो उसके काउंसिल मेंबर्स ये समझ रहे होते हैं कि वो एक और साथ वाले टाउन बर्डमाउथ में गया होगा, क्योंकि उसका वहाँ पे जाना स्केड्यूल था। लेकिन हेंचर्ड उनको बताता है कि वो बर्डमाउथ नहीं बल्कि वेदरब्यूरी की तरफ गया है और उसे वहाँ से बुलाया जाए। कोई भी हेंचर्ड की बात का यकीन नहीं करता, सो हेंचर्ड खुद ही फारफे को बुलाने के लिए निकल पड़ता है। जब वो वहाँ पे पहुँचता है और फारफे को ढूंढकर लुसेटा की बीमारी के बारे में बताता है तो फारफे उसका यकीन नहीं करता और सोचता है कि मैं तो अभी लुसेटा को अच्छा भला छोड़ के आया था, अचानक से वो इतनी ज़्यादा बीमार कैसे हो सकती है। हेंचर्ड मायूस होकर वापस आ जाता है, और जब अपने घर पहुंचता है तो जोशुआ जॉब उसको बताता है कि एक सीमैन आपसे मिलने के लिए आया था, लेकिन आप घर नहीं थे, तो उसने बोला है कि वो दोबारा आएगा। उधर फारफे को आखिर रियलाइज़ होता है कि जाके देखना चाहिए, क्या पता हेंचर्ड सच ही ना बोल रहा हो। सो वो वापस आ जाता है। जब वो वापस लुसेटा के पास आता है तो लुसेटा की हालत कुछ बेहतर होती है, लेकिन वो ज़रा सी बेहतरी कोई ख़ास इफेक्ट नहीं कर पाती, और सुबह होने से पहले लुसेटा की डेथ हो जाती है। अगले दिन सुबह सुबह एलिजाबेथ जेन हेंचर्ड को मिलने के लिए आती है। हेंचर्ड काफ़ी खुश होता है और उसके साथ कुछ बातें करने के बाद उसे बोलता है कि तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। हेंचर्ड एलिजाबेथ जेन के लिए अपने हाथों से ब्रेकफास्ट बनाने लग जाता है, और जब ब्रेकफास्ट बना लेता है तो क्या देखता है कि एलिजाबेथ जेन सो चुकी है। वो एलिजाबेथ जेन को जगाने की बजाय उसको सोते हुए देखने लग जाता है और सोचता है कि काश एलिजाबेथ जेन उसको फ्यूचर में भी इसी तरह एज ए फादर ट्रीट करे, क्योंकि उसके पास अब एलिजाबेथ जेन के अलावा कोई भी अपना बाकी नहीं बचा था। उसी टाइम दरवाजे पर दस्तक होती है, और वही सेलर जो पिछले दिन हेंचर्ड का पता करने के लिए आया था, दरवाजे पर वही होता है। वो हेंचर्ड को बताता है कि उसका नाम न्यूसन है, और वो वही आदमी है जिसको वेडन प्रायर्स के उस फर्मिटी टेंट में हेंचर्ड ने अपनी बीवी और बच्ची सेल की थी। न्यूसन हेंचर्ड को बताता है कि मेरी और सूजन की शादी बहुत ही अच्छी चल रही थी, लेकिन वो सिर्फ तभी तक अच्छी चली जब तक किसी ने सूजन के कान नहीं भर दिए, ये कहकर कि सूजन असल में तुम्हारी ही बीवी है और मेरा और सूजन का रिश्ता एक गलत रिश्ता है, उसकी कोई भी हकीकत नहीं है। उसके बाद से सूजन परेशान रहने लगी और मुझसे दूर होने लगी। मैंने काफ़ी सारा टाइम इस चीज़ को बर्दाश्त किया, लेकिन आखिरकार मुझे रियलाइज़ हुआ कि सूजन अब मेरे साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उस मुआहदे की वजह से मेरे साथ टिकी हुई है। सो मैंने उसको आज़ाद करने के लिए अपनी मौत का बहाना किया, ताकि वो अगर तुम्हारे पास आना चाहती है तो वो आ जाए, और वो तुम्हारे पास आ भी गई।
لیکن اب کیونکہ مجھے پتا چلا ہے کہ سوزن کی ڈیتھ ہو چکی ہے، سو میں اپنی بیٹی کو واپس لینے آیا ہوں۔ ہینچرڈ کو یہ سب سن کر بہت ہی بڑا شوق لگتا ہے اور وہ گھبراہٹ کے مارے نیوسن کو جھوٹ بول دیتا ہے کہ سوزن کے بعد اس کی بیٹی ایلزابتھ جین بھی مر گئی۔ نیوسن کو یہ خبر سن کے کافی افسوس ہوتا ہے اور وہ واپس چلا جاتا ہے۔ اب ہینچرڈ اس کو جھوٹ بول کے واپس تو بھیج دیتا ہے، لیکن ہینچرڈ کو یہ پتا تھا کہ ایک دن اس کا یہ جھوٹ کھل جائے گا اور نیوسن واپس آئے گا اور ایلزابتھ جین کو لے جائے گا۔ ہینچرڈ ایک ندی کے پاس جاتا ہے اور اس میں چھلانگ لگا کر خود کو اس میں ڈبا کے خودکشی کرنے پر تلا ہوا ہوتا ہے، لیکن تبھی اس میں سے ایک پتلا اپیئر ہوتا ہے، وہی پتلا جس کو اسکمٹی رائڈ میں اس کی بےعزتی کرنے کے لیے یوز کیا گیا تھا۔ وہ اس کو دیکھتا ہے، کچھ سوچتا ہے اور واپس چلا آتا ہے۔ واپس آ کے کیا دیکھتا ہے کہ ایلزابتھ جین دروازے پر کھڑی اس کا انتظار کر رہی ہے۔ ہینچرڈ ایلزابتھ جین کو وہی پتلا دکھانے کے لیے لے کے آتا ہے اور اسے وہ پتلا دکھا کے بولتا ہے کہ کتنی عجیب بات ہے نا کہ جس اسکمٹی رائڈ نے لوسیٹا کی جان لی، اسی اسکمٹی رائڈ نے میری جان بچا لی۔ ایلزابتھ جین ہینچرڈ کی اس بات کا مطلب سمجھ جاتی ہے کہ ہینچرڈ خودکشی کرنے والا تھا۔ ایلزابتھ جین ہینچرڈ کو بولتی ہے کہ اگر آپ مجھے الاؤ کرو تو میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ ہینچرڈ خوشی خوشی مان جاتا ہے اور ایلزابتھ جین کو اپنے ساتھ رکھ لیتا ہے۔ فارفرے اور ٹاؤن کے کچھ اور لوگ مل کر اپنے ایکس میئر ہینچرڈ کو ایک سیڈ شاپ ڈال کر دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی روزی روٹی کما کر عزت کے ساتھ رہے۔ اس کے بعد ہینچرڈ کے حالات بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ہینچرڈ اور ایلزابتھ دونوں ایک ساتھ کافی خوشی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ فارفرے کی ایلزابتھ جین کے ساتھ دوبارہ ملاقاتیں شروع ہو جاتی ہیں اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایلزابتھ جین اور فارفرے کی ملاقاتیں بھی بڑھنے لگ جاتی ہیں۔ ہینچرڈ ایک دن دونوں کو کس کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور دل میں وہ ایلزابتھ جین اور فارفرے کی شادی کی کافی زیادہ مخالفت رکھتا ہے، لیکن وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ اب ایلزابتھ جین کی کسی بھی خوشی میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔ لیکن اسے اس بات کی ٹینشن بھی ہوتی ہے کہ جب ایلزابتھ جین کی شادی ہو جائے گی تو اس کے بعد اس کا کیا ہوگا۔ ایک دن جب وہ ایلزابتھ جین اور فارفرے پر نظر رکھے ہوئے تھا تو وہ اپنی ٹیلیسکوپ میں نیوسن کو دیکھتا ہے۔ اب نیوسن کو واپس ٹاؤن میں دیکھ کر وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب اس کا راز اور زیادہ دیر تک چھپا نہیں رہے گا اور ایلزابتھ جین کو سب پتہ چل جائے گا۔ ایلزابتھ جین جب گھر واپس آتی ہے تو اسے بتاتی ہے کہ مجھے ایک لیٹر ملا ہے جس میں کسی نے مجھے رات کو فارفرے کے گھر ملنے کے لیے بلایا ہے۔ ہینچرڈ سمجھ جاتا ہے کہ یہ لیٹر نیوسن کا ہی ہے اور رات کو ایلزابتھ جین کو سب پتہ چل جائے گا۔ سو ہینچرڈ ایلزابتھ جین کو بولتا ہے کہ وہ آج شام کو ہی کاسٹر برج چھوڑ کر جا رہا ہے۔ ایلزابتھ جین کو لگتا ہے کہ ہینچرڈ کاسٹر برج چھوڑ کر اس لیے جا رہا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ وہ فارفرے سے شادی کرے، لیکن ہینچرڈ اس کو یقین دلاتا ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں ہے، تمہارا جہاں دل کرے تم وہاں شادی کرو، میرا اپنا ریزن ہے، میں اپنے کسی ریزن کی وجہ سے کاسٹر برج چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اب اس شام جب ایلزابتھ جین فارفرے کے گھر میں نیوسن کو ملتی ہے تو فوراً سمجھ جاتی ہے کہ ہینچرڈ کیوں امیڈیٹلی ٹاؤن کو چھوڑ کر چلا گیا۔ ایک طرف تو وہ خوش ہوتی ہے کہ اس کے فادر واپس آ گئے ہیں جس کو وہ مرا ہوا سمجھ رہی تھی، اور دوسری طرف اس کو غصہ بھی ہوتا ہے کہ ہینچرڈ نے اس کو دھوکے میں رکھا۔ بہرحال جب ان دونوں کا ری یونین ہو جاتا ہے تو وہ تینوں فارفرے اور ایلزابتھ جین کی شادی کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ ادھر ہینچرڈ دوبارہ سے ویڈن پرائرز میں چلا جاتا ہے جہاں سے تقریباً 25 سال پہلے اس سب کی شروعات ہوئی تھی۔ وہاں پر وہ دوبارہ سے ہیئر ٹسر کی جاب کر لیتا ہے اور وہیں پر رہنے لگ جاتا ہے۔ ایک دن کاسٹر برج کے ہی کچھ لوگ وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ان سے اسے پتہ چلتا ہے کہ ایلزابتھ جین اور فارفرے کی شادی فلاں ڈیٹ کو ہے۔ ہینچرڈ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ ان دونوں کی شادی اٹینڈ کرے گا، سو وہ اس مقررہ دن پر اچھے سے کپڑے پہن کر اور ایلزابتھ جین کے لیے ایک پنجرے میں بند خوبصورت سا پرندہ ایز اے گفٹ لے کر وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ وہاں پر جب ایلزابتھ جین ہینچرڈ کو دیکھتی ہے تو ایلزابتھ جین بہت ہی بری طرح سے ہینچرڈ کے ساتھ بیہیو کرتی ہے اور اس کو کھری کھری سنا دیتی ہے کہ آپ نے جو کیا وہ غلط تھا، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب جب ہینچرڈ اتنا برا استقبال دیکھتا ہے تو وہ ایلزابتھ جین سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ دوبارہ اسے ڈسٹرب نہیں کرے گا، اور یہ کہہ کر وہ واپس چلا آتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد جب ایلزابتھ جین کو پنجرے میں بند وہ مرا ہوا پرندہ ملتا ہے جس کو ہینچرڈ ایز اے گفٹ اس کے لیے لایا تھا،
तो एलिजाबेथ जेन हैरान रह जाती है कि आखिर ये यहाँ किस तरह पहुँचा और इसे यहाँ पर किसने मरने के लिए छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद अपने एक सर्वेंट से बातें करते हुए उसे पता चलता है कि ये परिंदा हैंचर्ड लाया था। तब एलिजाबेथ जेन को रियलाइज़ होता है कि उसने हैंचर्ड के साथ कितना गलत ट्रीटमेंट किया। हैंचर्ड उसको शादी की मुबारकबाद देने आया था और उसने उसकी इतनी ज़्यादा बेइज्जती कर दी। फारफे जब घर आता है तो एलिजाबेथ जेन उसको बोलती है कि चलो हैंचर्ड को ढूंढते हैं और उसको ढूंढकर उसके साथ ताल्लुकात को इस्तवार करते हैं। वो दोनों हैंचर्ड को ढूंढने लग जाते हैं और आखिरकार हैंचर्ड उनको कहाँ पे मिलता है? एबल विटल के कॉटेज में। एबल विटल उनको बताता है कि मिस्टर हैंचर्ड अभी अभी गुजर गए। वो उन दोनों को एक पीस ऑफ पेपर देता है जिसको जब वो पढ़ते हैं तो ये हैंचर्ड की वसीयत होती है, जिस वसीयत में हैंचर्ड ने ये लिखा हुआ होता है कि एलिजाबेथ जेन को मेरे मरने के बारे में ना बताया जाए, मुझे किसी भी मुकद्दस सरजमीन पर ना दफन किया जाए, मेरे मरने पर कोई रोए नहीं और कोई मुझे याद ना करे। एलिजाबेथ जेन को बड़ा दुख होता है कि लास्ट टाइम जब हैंचर्ड उससे मिलने आया था तो उसने क्यों उसके साथ इतना बुरा बर्ताव किया, लेकिन अब क्योंकि हैंचर्ड मर चुका था सो अब पछताने से कुछ नहीं हो सकता था। सो एलिजाबेथ जेन मेक श्योर करती है कि मरते हुए हैंचर्ड ने जो जो वसीयत की है उन वसीयतों को अच्छे से पूरा किया जाए।